हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, आज एक नया टॉपिक है और नया टॉपिक ये है कि कैसे मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ वैरी करता है। कंसंट्रेशन बदलने पर मोलर कंडक्टिविटी बदल जाती है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, और आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करता है, कैसे बदलता है कंसंट्रेशन बदलने पे। ये स्टूडेंट, एक चीज़ है, मोलर कंडक्टिविटी हमेशा कंसंट्रेशन में अगर वेरिएशंस करते, कंसंट्रेशन को अगर हम बदलते, इंक्रीज करते चाहे डिक्रीज करते, तो उसकी कंडक्टिविटी भी बदल जाती है। अब ये मोलर कंडक्टिविटी दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करता है। एक आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के साथ साथ कैसे डिक्रीज होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करता है, ये डायग्राम में दे रखा है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे पास है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, द सब्सटेंस दैट गिव कैटायंस एंड एनायन in aqueous medium when electricity is passed through the solution, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते किसी सोल्यूशन में और आपके इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाते हैं, वो कैटायंस और एनायंस देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, क्योंकि वो आयंस ही होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ड आया और वीक वर्ड आया। स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या होता है, वीक क्या है, इसका मतलब समझते हैं। When a substance completely ionized in aqueous medium is called strong electrolyte, while the weak electrolyte partially dissociate in the solution. That means अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आपका पोटेशियम क्लोराइड होता है, HCl होता है, NaCl होता है, कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब ये पूर्ण रूप से आपका टूट करके कैटायंस और एनायंस देता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ। दूसरा आपके पास होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लेते हैं कि हमने किसी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हमने इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, अगर इसको हम डिसॉल्व करते तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता। हो सकता है कि अगर हमने 10 मॉलिक्यूल को डिसॉल्व किया है तो हो सकता है उसमें से 1, 2, 4 इस तरीके से आपका डिसोसिएट हो, ऐसे को बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है और दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अब बात आती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर कंडक्टिविटी को अगर एक डायग्राम प्लॉट किया जाए बिटवीन द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन के बीच में अगर एक डायग्राम प्लॉट किया जाए तो कुछ ऐसा डायग्राम हमको मिलता है। यहाँ पे जो डायग्राम प्लॉट किया गया है वो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl और कंसंट्रेशन उस KCl को जिस सॉल्वेंट में मिला करके सॉल्यूशन बनाएगा उसके कंसंट्रेशन, यानी KCl किस कंसंट्रेशन में, उसके बीच में एक डायग्राम प्लॉट किया गया। यह आपको बयां करेगा कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कैसे डिक्रीज होता है। ओके डियर स्टूडेंट, एक चीज देखिए, जब मोलर कंडक्टिविटी मान लेते ये हमारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इस टॉपिक पे यहाँ पे कंसंट्रेशन को जैसे जैसे हम डिक्रीज करते जाएंगे इसकी मोलर कंडक्टिविटी, आप देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा और यहाँ पे हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी मिलती है किसके बीच में, 160 के बीच में, यहाँ पे 160 और 140 के बीच में, दैट मींस 150 लगभग मोलर कंडक्टिविटी किसकी वैल्यू है इसको। यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है ये इसकी यूनिट है, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, जिस चीज को मैंने यहाँ पे डिनोट किया। कंसंट्रेशन को टर्म को मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर, चूंकि स्क्वायर रूट है तो हाफ इसके ऊपर लगाया गया और कोई बात नहीं, यहाँ पे समझिए इस चीज को। ओके, अब जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं मोलर कंडक्टिविटी किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज करता है। ओके,
यहाँ से जरा ये टर्म देखिए, जब मोलर कंडक्टिविटी, जब कंसंट्रेशन हमारा बहुत कम था उस समय मोलर कंडक्टिविटी की जो एक लाइन हमें प्राप्त हुआ था वो एक स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड हुआ था यहाँ पे। और जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, केसीएल के कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, ये देखिए ये लाइन स्ट्रेट ना जाकर के कर्व लाइन आपको मिल रहा है। ये चीज ये डिनोट करता है as the concentration of strong electrolyte solution increases molar conductivity decreases। इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ से इतना लाइन हमारा एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इससे ये पता चलता है कि अगर डाइल्यूट करते हुए चलते हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें, डाइल्यूट करने का मतलब सॉल्वेंट हम इंक्रीज कर दें, ठीक है, सॉल्वेंट इंक्रीज कर देंगे तो धीरे धीरे इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करता है और हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। अब अगर मोलर कंडक्टिविटी और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या बहुत ज्यादा डाइल्यूट हम कर रहे हैं और उस समय कंसंट्रेशन के बीच में अगर हमें डायग्राम प्राप्त करना है तो हम एक्सट्रापोलेशन करेंगे एंड बहिष्कार करेंगे, जिसका मतलब इस लाइन को आगे की तरफ, इस कर्व को आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ाना मतलब एक्सट्रापोलेशन बोला जाता है। इससे एक चीज साफ हुआ कि अगर हम जीरो की तरफ बढ़ते हैं कंसंट्रेशन तो एक हमें लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी का। That means when we move the concentration decreases, goes to zero, at limiting value of molar conductivity is obtained. This molar conductivity of solution at infinite dilution represented by lambda at infinite, ये मोलर कंडक्टिविटी इसको मिलता है। कहने का मतलब जब हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को जीरो की तरफ जाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होता है वो लिमिटिंग, एक निश्चित मान उसका प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इनफाइनाइट, ऊपर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या कहीं पे और ये चीज लिखा होता है, लेकिन ये कोलराउस के लाभ हम बताएंगे जाकर के, यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओके। लेकिन ये कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू जीरो, जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू जीरो उस समय हमारा मोलर कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट यहाँ पे बोल रहा है, इसका मतलब इट इज अनंत तनुता पर, इसको एक वर्ड देते हैं हम, वो हमारा क्या होता है, अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता, इसे क्या बोला जाता है, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू जीरो, जब कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, जीरो होगा, उस समय ये चीज प्राप्त करेंगे। दूसरे टर्म में हम इसको ये लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये चीज हम लिख सकते हैं व्हेन, कब, व्हेन C इज इक्वल टू जीरो, C की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। C की वैल्यू जीरो होने का मतलब जो कंसंट्रेशन है वो टाइम हमारा क्या होगा, जीरो होगा, उस समय मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की क्या लिख सकते हैं हम, उस समय मोलर कंडक्टिविटी को इस तरीके से हम इंडिकेट करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे भी लिखेंगे, ओके। इसका मतलब ये हो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू जीरो, जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सांद्रता जीरो होती तो मोलर कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है, एक लिमिट वैल्यू प्राप्त कर लेता है, जिसको हम इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। दूसरे वर्ड में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू ये चीज है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, इसको कंसंट्रेशन के टर्म में दिखाइए और जो आपका C वैल्यू है उसको गोस टू जीरो कर दीजिए, इसको कंसंट्रेशन का साइन बनाइए इस तरीके से, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट कंसंट्रेशन C गोस टू जीरो, इसका मतलब कंसंट्रेशन हमारा कब हो, जीरो हो, तब जाकर की इस वैल्यू को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके डियर स्टूडेंट। दूसरे टर्म में अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो अभी यहाँ लिख रहा हूँ, बाद में मैं इरेज कर दूंगा।
अगर आपको किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी और उसके कंसंट्रेशन के बीच में अगर रिलेशन स्टेब्लिश करना है तो एक दूसरा हमारे पास फार्मूला होता है इस तरह से, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इस टर्म को हम ऐसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है अनंत तनुता होता है, इज इक्वल माइनस ए और रूट सी। यहाँ पे आपको पता है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, एट कंसंट्रेशन सी पर मोलर कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की। ओके, दूसरी कंडीशन, यहाँ पे जो ये टर्म लिखा हुआ है, सॉरी इसको लैम्डा बनाइए इस तरीके से, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन m इज इक्वल टू, ये भी आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन यानी कंसंट्रेशन को उस समय क्या कर दिया जाए, C इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए, इस तरीके से लिखते हैं। A इज इक्वल टू कांस्टेंट, A इज इक्वल टू कांस्टेंट है यहाँ पे, और C इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, इतने टर्म को जो मैंने बताया ये सारी चीज। अब बात यहाँ आती है, क्यों अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तो उस समय उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होता है। यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे या एक्सप्लेनेशन के तौर पे आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर ये पॉइंट समझ में आया तो अगला पॉइंट भी आपको समझ में बहुत इजी वे में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जब यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए आयनों की कंडक्टिविटी को 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के आयनों द्वारा आयनों की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वही आपका मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है जब 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास हो, उस समय की बात करते हैं। ये चीज आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए होता है। अब जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा आयन वो देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आयन देंगे तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो सोल्यूशन बना रखा आपने उसकी कंडक्टिविटी से ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमने इंक्रीज कर दिया इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, बढ़ा देने का ये मतलब हुआ कि सॉल्वेंट कम हो गया, सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, उस समय मोलर कंडक्टिविटी कुछ डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि अब जो आयंस होंगे उसके बीच में जब एक्स्ट्रा आपके पास कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद जो आयंस होते हैं उसमें इंटर आयनिक जो फोर्सेस होते हैं, जो अपोजिट आयन होंगे वो एक दूसरे को इंटरैक्ट करेंगे तो आयंस की जो चालकता होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज द इंटर आयनिक फोर्सेस बिटवीन अपोजिट चार्जेस पार्टिकल्स। ये किस लिए होता है? इंटर आयनिक फोर्स होते हैं, आयनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा अपोजिट आयनों के बीच में, जिसके वजह से एक हिसाब से हम कह सकते हैं वो रियूनाइट होगा। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ जो आयंस होंगे वो आपके कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर हम डाइल्यूशन कर देते, सेम चीज है, सेम आपने अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट को अगर ऐड कर रखा है और उसके बाद उसको डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब उसमें आप सॉल्वेंट ज्यादा मिला रहे हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ जो आपके आयंस होंगे वो आपके ज्यादा हो जाएंगे, जिसके वजह कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। सपोज डियर स्टूडेंट ऐसे समझिए, एक हमने ये बॉक्स बनाया और बॉक्स 111 यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसमें हमने 5 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया।
एक सोल्यूशन तैयार किया। अब इसकी एक कंडक्टिविटी होगी, अगर इसमें हमने 5 मोल लिया या 1 मोल लिया, 1 मोल, ठीक। अब इसकी एक कंडक्टिविटी होगी जिसे हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, फिक्स्ड होगी। अब हम ये क्या कर रहे हैं कि इसकी डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, स्पॉट को एक जरा सा लार्ज कर दे रहे हैं और उसमें हम सॉल्वेंट इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट था वो 1 ही मोल था। जब 1 ही मोल होगा तो एक चीज बताइए कि पर यूनिट एरिया जो होगा उसमें आपके जो पर यूनिट वॉल्यूम में आपके जो आयंस होंगे वो कम हो जाएंगे, जो अपोजिट आयन होंगे अगर वो कम हो जाएंगे तो फ्रीली मूवमेंट कर पाएगा, यानी इंटर आयनिक जो फोर्सेस होंगे वो कम हो जाएंगे। इंटर आयनिक जब फोर्स कम हो जाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, इसीलिए कहा जाता है डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। ओके, अब आते हैं दूसरे टर्म। ये हमने जो डायग्राम बनाया वो एसिटिक एसिड पर CH3COOH, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड। अगर इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते तो आपने देखा जैसे जैसे इसका सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, यानी इसके कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को यहाँ पे डिक्रीज करना, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना, डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन आपका उतना ही है लेकिन हमने क्या किया, डाइल्यूशन कर दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया। अब अगर हम डाइल्यूट इसको करेंगे तो डाइल्यूट करने पे पहले धीरे धीरे और सडनली एक रफ्तार से इसका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाता है। मोलर कंडक्टिविटी को यहाँ पे भी आप इस तरीके से दिखाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट को ओम इनवर्स और फिर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर मोल इनवर्स, इस तरह से इसकी यूनिट होती है। इसमें भी आपके स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में डायग्राम प्लॉट किया गया, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड के लिए। और ये पाया गया कि जैसे हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो पहले ये धीरे धीरे और उसके बाद सडनली इसका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इसके जो एक्स्ट्रा प्लॉटेड जो आपने इसमें कर रखा ये इसमें फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कर्व्ड लाइन है, इसको फाइंड नहीं किया जा सकता। तो इसकी कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए कोलराउस का लॉ लाते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक चीज है, जब हम डाइल्यूट करते हुए इसको चले जाते हैं डियर स्टूडेंट, तो डाइल्यूट करने पहले ही मैंने डिस्कशन किया, जो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होता है, लेकिन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट मे बी completely ionized in the solution. If it may be completely ionized in the solution, it will conduct the electricity as before, more strong as before. कहने का मतलब जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो हो सकता है जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते चले जाएंगे तो हो सकता है कि इसका जो आयोनाइजिंग पावर है वो ज्यादा से ज्यादा हो। आयोनाइजिंग पावर मतलब डिसोसिएट होने का, यानी ये टूट जाए और कंप्लीटली टूट जाए। कंप्लीटली जब टूटेगा तो सभी के सभी, जब इलेक्ट्रोलाइट आपका टूट जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा आयंस आपको प्रोवाइड कराएगा, और ज्यादा से ज्यादा आयन प्रोवाइड कराएगा तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो आपका मोलर कंडक्टिविटी वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, उसमें हम सॉल्वेंट मिलाते जा रहे हैं और उसका डिसोसिएशन बढ़ता जा रहा है। डिसोसिएशन बढ़ेगा तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी अगर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाता है तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर हमें पता करना है तो इस लॉ से नहीं पता कर सकते, क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते, इस तरीके से सीधी रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। इसीलिए इसको देखिए जीरो तक बिना पहुंचे ही ये देखिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर गया, इतने में ही पता चला। इसकी जब कंसंट्रेशन 40 रखा गया था, एक बात बता रहे हैं यहाँ पे, तो उस समय ही ये जीरो तक बिना पहुंचे ही ये इसका कंसंट्रेशन देखिए, कंडक्टिविटी यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ तक पहुंचने का ये मतलब हुआ कि अब जीरो नहीं पहुंचा तो हम इसमें एक्सट्रापोलेशन नहीं कर सकते, एक्सट्रापोलेशन नहीं कर सकते तो हम इस वैल्यू को लैम्डा एम और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम इससे नहीं पता कर सकते। इसके लिए हमें क्या लाना होगा, इसके लिए हमें कोलराउस का लॉ लाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये चीज तो हम लोगों ने लिख लिया और एक ये वैल्यू लिखा, ये हमने इसके लिए लिखा और इसको
डीबाई-हकेल-ऑन-सैगर रूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इस इक्वेशन को किस नाम से जानता है, डीबे-हकेल-ऑन-सैगर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, चलिए इसको मिटा करके यही लिख देते हैं। ओके, ये जो इक्वेशन आपके पास होता है, इस इक्वेशन को आप लिखते हैं डीबाई-हकेल ऑन सैगर इक्वेशन। ठीक है, इससे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में फाइंड कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को देख लिया। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम कोलराउस का लॉ लाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हम कैसे मोलर कंडक्टिविटी को मेजर करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।